ज़िक्र किया, तो हाँ, ये और मैं तो बल्कि कहूँगा हम 1904 में बनाना स्टेट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ और एक ताकतवर माफिया, जो पॉलिटिकल माफिया था, मल्टीनेशनल कंपनी ने पॉलिटिकल गेन किया। उन्होंने अपना एक हुँ, प्रेसिडेंट इंस्टॉल किया और उसके ज़रिए से उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन नाफ़िज़ किए, जिसमें अवाम कुचली गई। उसके मुफ़ादात ठीक। मारे गए। तो हम एग्ज़ैक्टली बनाना स्टेट की उस डेफिनिशन में दाखिल हो गए जिसमें एक ताकतवर मालियाती माफ़िया जो है, वो अपने मुफ़ादात के लिए तमाम कवानीन को बुलडोज़ कर रहा है। उसको ये एहसास नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, बस में क्या हुआ। देखिए, मैं इराक गया, एक छोटा-सा वाक़या है। सड़क हुँ, बिल्कुल साफ़ बनी हुई थी, मतलब 89 में इराक हुँ, जैसे मुल्क में सड़क का बिल्कुल सीधा जाना हैरानकुन था। हाँ, मैंने कहा, "ये कितने अरसे से है?" उसने कहा, "ये तो 10 साल पहले बनी थी।" अच्छा, अच्छा। मैं और सिरपटा गया। मैंने कहा, "यार 10 साल पहले यानी 79 की सड़क जो है, वो इतनी साफ़-सुथरी है।" हुँ, उसने कहा कि ये जो यहाँ के हुक्मरान हैं, वो हम हमारा क़याम था होटल में, अब पता नहीं वो कायम है कि नहीं, फ़लस्तीन पैलेस्टाइन होटल था, दरिया अच्छा, के ऊपर। तो वो कहते हैं और वहाँ पे मैंने वॉक करते हुए देखा कि रात के 1-2 बजे लड़कियाँ अकेली फिर रही हैं। अच्छा, दोनों अच्छा, चीज़ें मेरे लिए बड़ी अमेज़िंग थी हाँ, कि लड़कियों का घिरे फिरना एक लड़की हाँ, जा रही है अकेली, दूसरी अकेली जा रही है, मतलब अलग-अलग भी। तो हुँ, दोनों चीज़ें बड़ी हैरानकुन थी। मैंने पूछा, जो वहाँ पे एक दोस्त थे अपने, कि ये क्या माजरा है? उसने कहा कि सद्दाम हुसैन का बेटा इसी होटल की ऊपर की मंजिल पे डांस करता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी किसी लड़की की तरफ उँगली उठा भी करेगा कि इशारा हुँ, करेगा ना कि ऐसे है या हाँ, आँख उठाकर भी देखेगा, तो कानून इतने बुरे तरीके से हरकत में आएगा कि वो बंदा बचेगा नहीं, जेल ही जाएगा सीधा। हुँ, अगर आप इवन डांस पार्टी में भी किसी के साथ कोई मिसहैप कर देंगे तो बचेंगे नहीं, चाहे वो सद्दाम का बेटा ही क्यों ना हो। उसने अपने हाँ, सारे रिश्तेदार मार डाले थे। हाँ, हाँ, और दूसरा सड़क का वाकया बताया कि एक जिस ठेकेदार ने खराब सड़क बनाई, गवर्नमेंट ने उसको उसी सड़क में दफना दिया कि ओए तुम और हो! तुम्हें अप्रूव करने वाले जो अब ठीक है हीनियस क्राइम है। हुँ, लेकिन इसके बाद जस्टिस कायम हो गया। जस्टिस मीन्स कि ऐसे ही अवाम को होता जो है। मालियाती इंसाफ होना था वो हो गया। कि अवाम को इंसाफ की बात कर रहा हूँ ना कि सरकारी फंड का जो नाजायज़ इस्तेमाल था वो खत्म हो गया। चाइना में भी ऐसे ही हुआ कि उसने बेशुमार लोगों को फांसियाँ चढ़ा दी। ईरान का इनकलाब भी हाँ, इसी तरीके से आया। तो हमें एक ऐसे इनकलाब की ज़रूरत है ये जिसमें ये जो हमारे सब पे नाफ़िज़ हो सके। सब पे हो और ख़ास तौर पे ये जो आपने बताया कि जो जहाँ पे लॉ जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करता, उसका एक मंज़र अभी हमने रिसेंटली देखा ना, कि जब आईएमएफ ने ये कहा कि जनाब 17 से ऊपर तक ग्रेड 22 तक के ग्रेड के जो ऑफ़िसर्स हैं, वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। तो उसमें से हमने जनाब जो अशराफिया है हमारी ख़ास तौर पे जो बड़े महबूब हमारी अशराफिया है, उसको हमने उसमें से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे के उनको एक्सक्लूड कर दिया और कहा जी कि नहीं अफ़वाज के भी नहीं कर सकते, जुडिशरी के भी नहीं कर सकते। भई क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लॉ अगर कोई वायलेट करता है, चाहे वो जज है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो कुछ भी है, तो उसके ऊपर वही लॉ अप्लाई करेगा जो मुझ पे ल अप्लाई करेगा। तो ये जो सिलेक्शन है या सिलेक्टिव मोरालिटी है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है हमें आजकल? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें जब हम किसी सिलेक्शन की तरफ जाते हैं और लॉ को सब पर मुनसिफ़ाना तौर पर अप्लाई करने की बजाय उसके मुख्तलिफ़ सेक्शंस पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो लॉ रहता नहीं है। हुँ, और उसका जो एक इंसाफ़ करने की सलाहियत है, वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से सच्चाई की ताकत निकल जाती है। हुँ, लेकिन जब आप लॉ को अक्रॉस द बोर्ड जिसको कहते हैं ना, सब पे नाफ़िज़ करेंगे तो वो लॉ होगा। जैसे हाँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया था कि अगर मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा भी कोई जुर्म करेंगी, तो सज़ावार होंगी। तो इस्लाम का तो मैंने भी अर्ज़ किया कि इस्लाम का तो परसेप्शन ही है कि अगर एक बड़े से बड़ा आदमी भी कोई क्राइम करेगा, तो वो जेल जाएगा, सज़ा मिलेगी। एब्सोल्यूटली, ये अलग एब्सोल्यूटली। बात है कि नौबत ना आए, ये तो सिर्फ़ मिसाल देने के लिए हाँ, हमारे महबूब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ना, वरना इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। उन्होंने इस्लाम में ईमान की ग्रेविटी को बताया कि ये उसकी कानून की अहमियत ये है। होना ये चाहिए। इस हाँ, तरह का ईमान होना चाहिए कि हमने सबको बराबर के साथ ट्रीट करना है और बड़े से बड़ा आदमी जो है वो सवाल भी कर सकता है। हुँ, जैसे हम कह रहे हैं ना कि सवाल करने पे ही सवाल उठ रहे हैं कि क्यों कर रहे हो? हाँ, हाँ, तो अब सवाल तो सबसे बड़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ कि आपने ये कुर्ते का सुभान कपड़ा जो है अल्लाह, कहाँ से लिया? क्या तो बात इसी तरह के सवाल हो रहे हैं ना और क्या सवाल हो रहे हैं? अब ये भी है! और इसी क्या से सवाल रिलेटेड है ना कि हाँ, आपने अपनी मालियात को ज़ाहिर करना है कि असासे कितने बच्चों के कितने हैं। तो अगर हमने उसमें किसी को कहना है कि ये मुक़द्दस गाय है, मुक़द्दस भैंस है, उसको हमने साइड पे कर देना है, तो ये तो इंडियन कल्चर में है, राइट, मुक़द्दस गाय तो इंडियन कल्चर में हमारे यहाँ तो है नहीं। हमारे यहाँ हमारे तो यहाँ नहीं है। हम उसको एक
तकद्दुस का जो परसेप्शन है वो सिर्फ तकवा से जुड़ा हुआ है, ईमान से जुड़ा हुआ है, इंसान की उस एब्सोल्युटली, बड़ाई से जुड़ा हुआ है जो अल्लाह ताला से रिलेटेड है। कि इंसान एब्सोल्युटली। अगर कोई नमाज़ें पूरी पढ़ता है, अल्लाह ताला की इबादत इसी तरीके से करता है, तो वो मतलब बड़ा इंसान है। वो तो इंसान ही नहीं कहलाने के काबिल नहीं है, जो किसी का हक मार रहा है, नाजायज़ काम कर रहा है, जिस पे एब्सोल्युटली। मुकदमे बने हुए हैं। इस्लाम में तो देखा ना, अगर हम उस पे जाते हैं, जिसके जो आर्टिकल 19 है, जिसमें ये कहा गया है कि दारों का एहतराम होगा और नज़रिए पाकिस्तान का एहतराम होगा, इस्लाम का एहतराम होगा। उसमें एहतराम की डेफिनिशन इस्लामी पस मंज़र में दी गई है। हुँ। यानी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो कानून आ रहा है कि आप बोल नहीं सकते, तो क्या ये इस्लाम के मुताबिक है? क्योंकि हाँ, इस्लाम तो ये कहता है कि आपने अपने आप को उम्मीदवारी के लिए क्लेम नहीं करना कि मैं उम्मीदवार हूँ, ये है ही नहीं, इसका मतलब है कि आप में लालच आ गया। हाँ, और इस्लाम में ये भी नहीं है कि आप अपने दरवाज़े बंद करके बैठ जाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने दरवाज़े एक आदमी ने दहलीज़ बना ली थी, दहलीज़ हाँ। सिर्फ़ बना ली थी गवर्नर ने। तो आपने हुक्म दिया था कि जाके पहले दहलीज़ तोड़ना, फिर गवर्नर हुँ, से बात करना। तो क्या ये बात! पावर थी, यहाँ तो स्टे ऑर्डर साढ़े 3 मिनट में मिल जाता है। तो एक मैं आपको बताऊँ ना कि हमारे यहाँ कानून का क्या है, मैं कल ही एक वकील साहब के पास बैठा हुआ था। एक जज साहब का ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने 2 साल में एक मखसूस नौइयत के 4 मुकदमों में की समाअत नहीं की। अच्छा। अब देखें एहतराम कैसे पैदा होता है कि आप हुँ, मेरा मुकदमा टाइम पे सुनें, टाइम पे फैसला दें और वो फैसला आगे भी सस्टेन करें, मतलब कानूनी तौर पे सॉलिड हो। अब फैसले में वीकनेसेस हों, हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट कोर्ट या हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो जाए, हो सकता है, इंसान से ह्यूमन एरर है, इंसान से गलती हो सकती है, ये तो बेसिक कानून में माना जाता है। तो यही चीज़ हम में भी मानी जाए कि मैं भी गलती कर सकता हूँ और हाँ, जिस तरह है ना, अगर अदालतों के फैसले ऊपर चेंज हो रहे हैं, किसी को 20 साल रखा, उसको रिहा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने कानून को समझने में मैं कह सकता हूँ कि गलती की। हाँ, इसी तरीके से अगर मैंने कोई बात समझने में गलती की है, तो मुझे भी तो माफ़ी मिलनी चाहिए ना। तो माफ़ी का एब्सोल्यूट भी कॉन्सेप्ट जो उसमें है कि इस्तिस्ना है, वो तो देखें ना, अरकान असेंबली हर चीज़ से मुस्तना है कि वो कौमी असेंबली में जो बात कहें, वो उस पे ये कानून नाफ़िज़ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो 2 कानून है ना, जैसे ये ज़ुबानबंदी का कानून, जो ये पार्लियामेंट पे भी नाफ़िज़ हो, कि जो पार्लियामेंट के अंदर बोले, उस पे भी लग जाए। लगना चाहिए। चाहे वो बाद में एक्सपेंड कर दिया जाए, और ये हाँ, जो असासों का कानून है, ये भी सब पे नाफ़िज़ हो, फिर ही वो बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल, जब तक आप ऊपर से शुरू नहीं होंगे, तो नीचे कानून नाफ़िज़ नहीं हो सकता। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ज़रा थोड़ा-सा ज़रा सियासी तड़का जो है वो मज़ीद उसको ज़रा गाढ़ा किस्म का लगाते हैं और वो काफ़ी ये है कि गरमा-गरम। हाँ, गरमा-गरम कि क्योंकि ये जो अभी आज एक खबर सुनी हमने, ये रीसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान में कभी सुनी नहीं थी और वो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं। और उन्होंने अपने कारकुनान को कह दिया कि मेरे सिग्नल का इंतज़ार करें और अगर हम थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है, गांधी जी की भी मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस की, फिर हम कायद-ए-आज़म की भी जो सिविल डिसोबीडियंस कह लें या एक रेजिस्टेंस की तहरीक है, वो भी देख लें। फिर आप अमेरिका में आप तो काफ़ी पढ़ते रहते हैं अमेरिका को भी, तो ये जो था लूथर किंग जो था ये जो मार्टिन ब्लैक जो लूथर किंग, या हाँ, मार्टिन लूथर किंग, उसको देख लें आप। तो गांधी का बड़ा एक वो एक मार्च हुआ था, सॉल्ट मार्च जो मेरे ख़्याल है 1930 में हुआ था। या 241 मील का जो उन्होंने तय किया था एक फ़ासला 10 मेरे ख़्याल 10-15 दिन के अंदर-अंदर। तो वो जो था, तो ये क्या उसी तरह का मार्च या किसी इसी तरह का वो जेल भरो तहरीक है या कुछ और तरह की है? देखिए, बिल्कुल सही कि जेल भरो तहरीक, इन्होंने इमरान का परसेप्शन ये है कि चूँकि रोज़ एक आधा आदमी गिरफ्तार हो रहा है, एक को कई हाई कोर्ट रिहा करता है, तो दूसरे को जेल में डाल देते हैं। तो क्यों ना हम सारे इकट्ठे ही पेश हो जाएँ कि जेल भरने की तहरीक शुरू कर दें। ये तहरीक पीएनए की मूवमेंट में भी शुरू हुई थी, इससे पहले भी होती रही। आपको याद होगा ना कि अमन की फाख्ताएँ जब फजल रहमान साहब ने कहा, तो खुद भाग हाँ, चले गए। अमन बिल्कुल, की बिल्कुल। फाख्ताओं की सारी लिस्टें तो स्पेशल ब्रांच में पड़ी हुई थी, मैंने खुद देखी। तो मुझे भी एक वहीं से डीआईजी ने भिजवाई कि ये अमन की फाख्ताएँ हैं, रात को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। हुँ, तो जेल भरो तहरीक, देखिए मैं इस चीज़ से बहुत से बातों से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि हाँ, जेल भरो तहरीक का फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि अब वो हुकूमत जेलों में डाल देगी, घर को जेल करार दे देगी, हाउस अरेस्ट कर लेगी आपको। हुँ, हाँ, या तो मतलब लोग वाक़ियतन इतने मैदान में आ जाएँ कि वो जेल वाक़ई भर जाए। क्योंकि देखें, 77 की मूवमेंट की थी कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा था, पब्लिक सेक्टर कमज़ोर था हुँ, और लोगों को रोटी के लाले नहीं पड़े हुए थे। अभी तो एक आदमी जो है, वो अगर जेल में चला जाए, तो पीछे 6 आदमी भूख से मर जाएँगे। हाँ, अभी वर्कर जो है वो इस वक़्त ये भी सोचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे नून का हो, काफ का हो,
वो ये सोचेगा कि यार मैं जेल में जाऊँगा तो पीछे मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, जो हाँ, अभी 3 में से 1 वक़्त रोटी खा रहे हैं, उनका क्या बनेगा? बिजली कट जाएगी, गैस कट जाएगी। हुँ, तो गैस तो वैसे ही कट चुकी हुई है, कमर्शियल आप जितना भी देखें ना तो कमर्शियल में गैस के कनेक्शन बहुत कम रह गए हैं, ख़ास तौर पर तंदूरों पे, क्योंकि हुँ, इतनी महँगी पड़ रही है, वो सिलेंडर कहते हैं सस्ता है हाँ। और लोड शेडिंग इतनी प्रेशर है कोई नहीं। तो ये तो ये ये टैक्टिक फिर एक आप भरोसा समझते रही हैं कि work हाँ, करेगा? ये टैक्टिकल मूव है जो जिसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। जैसे लॉन्ग मार्च का फ़ायदा उसी वक़्त होता है अगर लॉन्ग मार्च के पीछे वो वाले हों जो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करो। हाँ। अगर पीछे कोई टैक्टिकल सपोर्ट होगी तो फिर होगा, लेकिन अदरवाइज़ लेकिन कोई लेकिन इसमें भरोसा इसमें फ़ायदा एक चीज़ तो हो सकती है नहीं। ना कि कारकुनान को, वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने के लिए ये एक अच्छे ये एक ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है जो उनको मोबिलाइज़ कर दे। चाहे वो उसमें ना उतने जाके गिरफ्तारियाँ दें, लेकिन कम से कम मोबिलाइज़ेशन के लिए तो ये बेहतर हो सकता है। हाँ, मोबिलाइज़ेशन के लिए तो हो सकता है, वो तो ज़ाहिर है कि इनका पीटीआई का वर्कर ऑलरेडी इतना ज़्यादा चार्ज्ड है कि हुँ, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब ये भी तो एक प्रॉब्लम होगी ना कि जेल भरो तहरीक में अगर वाक़ई ये वर्कर चार्ज हो गए हुँ, और वाक़ई निकल आए, क्योंकि इस तरह का इमरान खान ने पहले कभी कहा नहीं हाँ, और अभी उन्होंने डेट देनी है। तो अगर वाक़ई चार्ज्ड हो गए और जेल भरने के लिए आ गए तो ये एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और ये जी, अदालतों के लिए भी एक मसला बन जाएगा कि एक तरफ तो आपकी सैंक्टिटी की बात हो रही है, उस हाँ, सैंक्टिटी की जो इस्लाम में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और दूसरी तरफ जेल में आदमी खुद ही आ रहा है कि भाई मुझे डाल दो, उसको वो किस कानून के तहत रखेंगे? हाँ, तो ये एक ज़मानतों का एक ऐसा प्रेशर पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो हमने पीछे बात की थी मैं थोड़ा-सा उसमें ऐड कर दूँ कि जब पेश किए जा रहे थे और खुद कोर्ट के अंदर भी एक दफ़ा ऐसे-ऐसे नारे लगे जो वकीलों ने लगाए, जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। फलाने हुँ, का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। हाँ, अब इसमें अब ये जो वकील लोग हैं, इनको कौन-सी अदालत अंदर करेगी? देखिए, जस्टिस शरीफ पर हमला हुआ, उसकी कोर्ट पर, जस्टिस शरीफ की हाँ, कोर्ट पर जब वो चीफ जस्टिस हाँ, थे, लाहौर में तो थे, हाँ, क्या हो गया था? अतर बिन अल्लाह ने 2-3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नोट जारी किया जस्टिस इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, तो हाई कोर्ट के, तो उनको भी शिकायत थी कुछ वुकला से, हुँ, पीआईसी का था, सुलह-सफ़ाई हो गई, पुलिस की गाड़ियाँ जली, सब माफ़ी-तलाफ़ी होके निकल गए। मेरे आप जैसे लोग होते तो अभी वो कानून भुगत रहे हाँ, होते। तो इसलिए जेल भरो तहरीक कानून का इम्तिहान होगी कि भाई वो कौन-सा रास्ता है जो कानून लेना चाह रहा है। एक बड़ा पुराना-सा घिसा-पिटा जुमला है ना कि कानून अपना रास्ता लेगा। तो चलेगा, हमें हाँ, तो समझ नहीं है कि कानून का रास्ता कौन-सा है। वो तो भटका हुआ है कानून, हमारे यहाँ तो भटका हुआ है। जो एक ऐसे आदमी ने नाफ़िज़ करना है जो खुद कानून को तोड़ के भर्ती हुआ है। देखें, हाँ, इस वक़्त 3 तनख़्वाहों का रेट चल रहा है नॉर्मल इदारों में। हुँ, नॉर्मल इदारा मीन्स कि अगर मैंने किसी एक आम आदमी आम इदारे में जहाँ रिश्वत नहीं है, वहाँ भर्ती होना है तो 3 तनख़्वाहें दे दो। अभी एक आदमी 35,000 पे भर्ती हुआ तो उसको हुँ, दूसरे ने कहा कि यार फलाना मोबाइल मेरे पास नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। वो 3 तनख़्वाहों के बराबर आता था। अच्छा, तो ये जो पुलिस के लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, क्या ये मेरिट पे भर्ती होते हैं? मैं आपको बताऊँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने डॉक्टर्स के इंटरव्यू के जो हुए थे इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुए, अब 1 साल ही निकल गया समझ लें, हम 2023 में दाखिल हो गए हैं, 2021 से ये प्रोसेस था। लिस्टें 8 महीने से 7 महीने से मुकम्मल पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं जारी हो रहा है? हाँ, ज़ाहिर है, नाम जाली आ रहे हैं और जो लोग एडहॉक पे लगे हुए हैं, उनको नौकरियों को मौका देना है। जो लोग इस वक़्त सिफ़ारिशों पे, वैक्यूम पे उस पे फ़िल कर रहे हैं सीटें, उनको काम करने का मौका देना है, पब्लिक कमीशन के लोगों को रोकना है। तो अच्छा, जहाँ ये नौबत हो सर, आप कहें कि देखें, अपॉइंटमेंट को रोक कर भी तो किसी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है ना। हाँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन 1500 डॉक्टर्स की तकरीरी नहीं कर रहा, तो इस वक़्त जो लोग काम कर रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है कोई हुँ, किसी ने रखे होंगे ना अपनी पावर हाँ, इस्तेमाल करके, जो एड हॉक पावर है वो इस्तेमाल करके। सही तो बात है। सर वो कुछ पैसे देके रखा गया होगा या सिफ़ारिश पे रखा गया, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी हराम है, इस्लाम में भी हाँ, है। ग्रामीण भी है। अच्छा ये जो एक और खबर हमने सुनी कि जी इलेक्शंस जो हैं वो कुछ जगहों पे होंगे, कुछ जगहों पे नहीं होंगे, 65 हलकों में होंगे, बाकी में हालात बहुत ही शदीद किस्म के खराब हो चुके हुए हैं। तो ये जो ये एक डायकोटॉमी नहीं, है मैं सर इसको थोड़ी-सी वज़ाहत करूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी जैसे उसने नोटिफ़िकेशन जारी किया कि कौमी असेंबली के 31 हलकों में करा रहे हैं। हुँ, इससे पहले इसके बाद में 65 हलके टोटल हो गए, जो आपने बताया ना कि 65 हलकों में। हाँ, अब इन्हीं के नीचे सूबाई हलकों में अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल ठीक नहीं है। जोक ऑफ द ईयर ये है कि इन्हीं हलकों में अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल ठीक नहीं है, जो गवर्नर केपी के भी फरमा रहे हैं कि अमन-ओ-अमान के हालात ठीक नहीं है।
अच्छा, पंजाब के गवर्नर भी कह रहे हैं कि अमन-अमान का राज ठीक नहीं है, तो भाई कौमी असेंबली के इलेक्शन तो इन्हीं हलकों में हो रहे हैं या हाँ, केपीके में हो रहे हैं जहाँ से पीटीआई मुस्तफ़ी हुई या पंजाब में हो रहे हैं। अच्छा, सूबाई असेंबली के हलके भी इन्हीं के नीचे हैं। इन्हीं के नीचे है। तो जिनका उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया है, खुद इमरान खान साहब ने जो सीटें छोड़ी हुई हैं, उन पर भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे, तो सारे के सारे अच्छा, साथ-साथ हम पीएसएल भी करवा रहे हैं, उसके लिए हालात भी ठीक हैं और बाकी सारी दुनिया को हम बताते हैं कि जी आप आएँ हमारे पास क्रिकेट खेलने के लिए, हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपनी कौम को ये कह रहे हैं कि नहीं हालात बहुत खराब हैं, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। हाँ, अब हम अगर इसको पे ज़्यादा करेंगे तो ये कहेंगे अच्छा हम आप ही से इफ्तिताह करते हैं जो कानून यहाँ बन रहा है ना, हाँ, ऑरवेलियन टाइप लॉ, तो वो ऑरवेलियन आप तो बच निकलेंगे, मुझे पकड़ के ले जाएँगे, चलो नहीं, कोई नहीं नहीं। अल्लाह खैर करेगा नहीं, आपको नहीं पकड़ने देते। आप जैसे सीनियर लोग हैं उनको तो नहीं पकड़ने। नहीं, नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा ये मुझे बताएँ देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी खबर दी है कि जी इमरान खान साहब नए नाअहल होने वाले हैं, ये क्या इनको इत्तला मिली है जी? देखें, इसी तरह की बात जब इमरान खान साहब फरमाते थे कि जी फलाना आदमी होगा, मैं नैब में ये करूँगा, नैब ये करने वाला है, तो ये कहते थे नैब मिली हुई है, वो तो इनका बाज़ू बनी हुई है। हाँ। लेकिन अब फजल रहमान ने जब कह दिया तो क्या ये कोर्ट का बाजू बने हुए हैं या कोर्ट इनका बाजू बनी हुई है जिसने हुँ, इनको अंदर कराना है वो इनका बाजू बना हुआ है। तो एक्चुअली एक परसेप्शन तो इस हुकूमत ने गलत साबित कर दिया अपने कवानीन को ऐसे इस्तेमाल करके इदारों को। आम तासुर था कि हुकूमत 18 किलोमीटर तक महदूद है। हाँ। ये सबने कहा ना, लेकिन आप देखें कि ये 18 किलोमीटर पंजाब में अपना केयरटेकर ले आई। हुँ, इसी 18 किलोमीटर ने पिंडी में शेर रशीद को अरेस्ट कर लिया। इसी 18 किलोमीटर ने लाहौर में गिरफ्तारियाँ की, इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। हुँ, तो जो एफआईए है वो तो नेशन वाइड है और वो इदारे भी नेशन वाइड हैं जो फेडरल के नीचे आते हैं। हाँ। इसलिए रेगुलेटर सारे के सारे फेडरेशन में हैं। तो गैस भी महँगी हो रही है, बिजली भी महँगी हो रही है, आईएमएफ के साथ मुआहदा भी चल रहा है। हुँ, तो फजलुर रहमान को जिसने भी ये कहा कि भाई इमरान खान का चैप्टर कानून के उसमें बंद करने की हो रही है, तो देखें पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कानून से दबने वाली होती नहीं है। हुँ, आप कानून सच्चाई को, इंसाफ को ज़्यादा देर तक नहीं दबा सकते, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने किसी को नाअहल कर दे देंगे, इधर से निकलेगा, इधर डूबे उधर निकले। वो तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है ना कि अब झपटना, पलटना, पलट कर हाँ, झपकना, तो मतलब सही आगे भी जाना, पीछे भी जाना, तो ये हाँ, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ठीक है। ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम है कि इंसान ने की आज़माइश जो है वो उसमें से कामयाब निकले। हुँ, तो इस वक़्त जो है वो एक ख़ास तबके की आज़माइश है, वो उस तबके की आज़माइश है जिसका ये परसेप्शन है कि मुल्क को आज़ाद होना चाहिए। हाँ। अभी पि सही मानों में, अभी आप देखें कि जी केपीके में पुलिस के जो शहीद हुए जवान, जी, जी, उन पर जो उन पर जो जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हुआ, उसने यही नारा लगाया आज़ादी और बिल्कुल। उसके नारों के जो बोल थे वो कमोबेश वही थे जो केरला में स्टूडेंट जेएनयू के स्टूडेंट लीडर ने लगाए थे हाँ, कि प्यारी-प्यारी आज़ादी, फलाना फलाना। हाँ। तो मतलब ये है कि अब अच्छा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी है, सुहेब भाई आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि ये जो एपीसी उन्होंने कहा है कि जी हम करने जा रहे हैं और साथ इमरान खान को भी कहा है कि आप आएँ और साथ-साथ उसको गालियाँ भी दे रहे हैं और साथ-साथ उसको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बचना चाहते हैं, जो 7th को आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी, तो फिर आप शामिल हो जाएँ इसके अंदर। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग के साथ इमरान खान को वहाँ पे जाना चाहिए या भेजना चाहिए कुछ कुछ लोगों को या नहीं? देखिए, एक चल रहा था कि इमरान खान को चाहिए कि अपनी जगह पे वो भेज दे आज़म सवाती को, हाँ, हाँ, ये बात चल रही ठीक है। है? जवाब शेख तो शेख यही बनता है ना शेख हुँ, हाँ, कि आज़म सवाती को भेज दे कि भाई तुम जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, जिस तरह की कॉन्फ्रेंस है। इस गवर्नमेंट का मसला ये है कि किसी भी पेशरफ से पहले एक कंड्यूसिव सिचुएशन पैदा की जाती है मुज़ाकरात के लिए। हाँ, हमने तो यही देखा कि 40-50 साल की प्रैक्टिकल उसमें लाइफ में कि हुकूमत जब ऑपोज़िशन से मुज़ाकरात करती है, तो पहले बैक चैनल पे सारी डिप्लोमेसियाँ चल के ये रास्ता बना लेते हैं कि वो आएगा। हुँ, हाँ, अगर ये बैक चैनल नहीं होता, जैसा कि 70 के इलेक्शन के बाद हुआ था, कि शेख मुजीब को बुला लिया, लेकिन उसके साथ हमने हालात ऐसे पैदा नहीं किए थे। नतीजा ये निकला कि शेख मुजीब ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में ही, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ही सॉरी, उसी में ही उसने अपने 6 नुकात पेश कर दिए। हुँ, और हम फिर कंट्रोल नहीं कर सके। अगर इमरान खान चले गए, अब मैं एक इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ जाता हूँ जिसका इम्कान ज़ीरो है। ठीक। हुकूमत ने बैक चैनल के बगैर जो आपने कहा कि मुकदमे बनाने के बाद, उसके लोगों को अंदर करने के बाद, पार्टी को ख़त्म करने के बाद, ब्लैकमेलिंग के एक बाज़ार गर्म करने के बाद, वो इमरान खान को इनवाइट कर रहे हैं
और वो वहाँ जाके उस तरह की बातें कर दे जो गवर्नमेंट के बस में ही ना हो, गवर्नमेंट के ज़हन में ही ना हो, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? हाँ। अब एक ये नारे लगाते फिर रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात तो इमरान खान ने की थी तालिबान के साथ, हुँ। उनको रिलीफ़ उसने दिया था। भई रिलीफ़ तो उस वक़्त दिया था जब अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरा शुरू किए। हाँ, अमेरिका ने भी तो किए, तो सही आप बात। अमेरिका को भी गलत कह लें फिर यहाँ पे बैठ के। अच्छा, और कुछ कैदी इसलिए रहा किए गए कि उन्होंने दोहा में मुज़ाकरात में शिरकत करना थी। जो हाँ, यहाँ से के लीडर रिहा हुए, आपको अच्छी तरह याद होगा कि हाँ। उन्होंने दोहा में शिरकत की और कई मॉरलों तो पर वो ब्रादर को उसके इंचार्ज बने, ब्रादर को किया गया था। मीटिंग के इंचार्ज भी बने। हुँ, तो ये रिहाई की वजह थी। दूसरी आपको ये भी याद होगा कि बीबीसी लंदन को एक इंटरव्यू दिया था बेनज़ीर ने पाकिस्तान आने से पहले कि हाँ, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं उस वक़्त ये च हुआ कि बेबी के मर्डर की वजह, उनकी शहादत की वजह उनका वो इंटरव्यू बना जो उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा था। हुँ, आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपने साबका दो अदवार में कब कहा कि हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीपल्स हाँ, पार्टी के सारे लीडरान भाग-भाग के अफ़गानिस्तान जाते रहे। खुद नून के लोग भाग के जाते रहे और दूसरी चीज़ ये है कि अफ़गान पॉलिसी एक ऐसा स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट है कि क्या ये वाक़ई इमरान खान की गवर्नमेंट बनाती रही? देखिए हाँ, डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी चीफ जो वेस्टर्न है, नेटो के चीफ जब पाकिस्तान में दाखिल हुए तो किसको मिले? हुँ, ठीक है ना? किसको मिले? सही वो बात। जिनको मिलते रहे खारजा पॉलिसी उन्हीं के पास। 80% और दिफाई पॉलिसी तो खैर 110% वही लोग बनाते रहे। हुँ, तो जब जनरल फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान तो वो पूरी एक इंस्टीट्यूशन की हिमायत से गए, जो हुँ, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसकी हिमायत से गए। वो हमारी हिमायत से तो नहीं गए, हमारी मीन्स कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। इमरान खान जो अपनी बेबसी ज़ाहिर करते हैं, वो तो यही है कि खारजा पॉलिसी वो नहीं बना रहे। हाँ, अपना डिफेंस पॉलिसी तो ज़ाहिर है मिलिट्री को ही बनानी चाहिए स्ट्रैटेजीज़ में और लेकिन उसकी फाइनल एक जिसको कहते हैं ना स्टैम्प उसपे पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, जैसे वर्ल्ड में होता है पूरे में। तो हमारी तो देखें क्योंकि हम इस वक़्त फँसे हुए हैं जो मौजूदा हुकूमत एक बहुत बड़ी गफ़लत कर रही है जिसका नुकसान हमें अगले 2023 में उठाना पड़ेगा, 2024 में उठाना पड़ेगा। वो सर ये है कि इसी साल G20 का इजलास हो रहा है इंडिया में। हुँ, उसके टॉप ऑफ द एजेंडा 2 मैटर हैं। एक मैटर है टेररिज़्म और आपको नहीं पता कि इंडिया हमें माफ़ कर देगा टेररिज़्म पे? हाँ, जो हर बात का जवाब देता है कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी, वो दहशतगर्दी। तो एक तो टेररिज़्म टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं। 50 शहरों में 200 के करीब इजलास होने हैं, सेशंस होने हैं, जिसमें पूरे के पूरे सेशंस जो हैं वो टेररिज़्म पे हैं। और उसने वहाँ पे क्या रिपोर्ट्स पेश करनी है, क्या हमारे दफ्तर खारजा ने इसका कोई इलाज किया है? जो हाँ, लोग खारजा पॉलिसी बना रहे हैं, उन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, दूसरा इसका है कि इंडिया ये चाहता है कि उसको सलामती काउंसिल का मेंबर बना दिया जाए परमानेंट। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। ज़माने में हम फाइट करते थे कि पाकिस्तान और को भी सलामती काउंसिल का मेंबर बना दें क्योंकि हम एटॉमिक पावर हैं। अब हाँ, ये मसला एटॉमिक पावर से निकल के डेमोक्रेटिक पावर पे कन्वर्ट हो गया कि इंडिया चूँकि बड़ी जमहूरियत है तो उसको होना चाहिए। इंडिया ने साथ अपने जो मगरमच्छ थे वो मिला लिए, बड़े मुल्क जिनको सपोर्ट हुँ, हासिल है, क्योंकि इसमें एक नाम पेश होने के लिए 70 मुल्कों की हिमायत चाहिए और आगे भी हिमायत ज़्यादा की चाहिए, तो इंडिया के पास नहीं थी। अब उसने ये किया कि ब्राज़ील, जापान और ऑस्ट्रेलिया और ऐसे लोगों की हिमायत ले ली और उसने कहा कि ब्राज़ील को भी बना दिया जाए परमानेंट मेंबर, 4 और उसने नाम शामिल कर लिए। अपना उसको भी कर दिया जाए, जापान को भी, जर्मनी को भी हुँ। कर दिया जाए। तो इस तरीके से अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया, तो जब वो परमानेंट मेंबर नहीं है, तो उसने हमारा ये हाल किया हुआ है यूनाइटेड नेशन फिर में, क्या होगा? सलामती काउंसिल में कि हम कोई बात अपनी आवाज़ उठा ही नहीं अच्छा सकते। इसी के साथ अब क्या रिलेटेड होगा? तीसरा तीसरा इसके साथ ही रिलेटेड एक और इश्यू भी है और वो जो इन्होंने हमें लेटर भेज दिया हुआ है, वो है सिंध-ताश मुआहदे के हवाले से। तो उसके ऊपर भी देखें ना कि अब अभी हम हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस जिस तरह आपने कहा कि वो क्या कर रहा है या पता नहीं सोया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर भी कोई स्ट्रैटेजी बनाएँगे? क्योंकि उन्होंने तो हमें नोटिस दे दिया सिंध-ताश उसको स्क्रैच कर बहुत देंगे सही वो। सर। देखें, सिंध ताश का नोटिस उन्होंने आज दिया, लेकिन आफ़रीन है अमेरिकन परसेप्शन पे है। हुँ, अमेरिका ने 2011 में एक रिपोर्ट जारी की कि हुँ, इस खित्ते में बल्कि इसी खित्ते में नहीं वर्ल्ड वाइड जहाँ-जहाँ रिवर का प्रॉब्लम है, जहाँ-जहाँ ट्रांसनेशनल रिवर्स निकल रहे हैं, उनमें वॉर होगी और उसने डिस्कस किया स्पेशली रिपोर्ट जो इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान के हवाले से था। आमू दरिया और हमारा जो इंडस रिवर है उस पे। और 2011 में उसने कहा था कि इंडस रिवर पे पानी की शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम आएगा और अमेरिका हुँ,
इस पर मुज़ाकरात कराने के लिए अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, ट्रेनिंग है, वो देने को सुपर, तैयार है। ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम इससे पहले बगलियार डैम पर गए अपना इंटरनेशनल उसमें एक्सपर्ट में, तो हमारे पास कोई ऐसा कानूनी माहिर नहीं था जिसको सपोर्ट हो ऐसे माहिर की जो वाटर स्ट्रैटेजी का एक्सपर्ट हो, हाँ, कि डैम बनेगा, कितनी स्टोरेज होगी, क्या डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन में क्या चेंजेज़ होने चाहिए। हमने यहूदी लॉयर को हासिल किया इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ने के लिए उसमें यूनाइटेड सॉरी वर्ल्ड हुँ, बैंक का जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट था, उसके हाँ, पास जो हमारा केस लड़ा वो एक यहूदी वकील था। और जब मैंने ये स्टोरी ब्रेक की अपने अखबार में, तो मुझे जो जमाल अली शाह साहब थे साबिक इंडियन हुँ, वाटर ट्रीटी के कमिश्नर, उनका जो फ़ोन यहाँ आया जो यहाँ पे आ कि चुके मैं हैं। आपको अंदर करा दूँगा, आपको मेरा पता नहीं है। हुँ, और आपने जो बात मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड सुनी, उन्होंने तो मुझे कहा ही नहीं तुम किसी से बात कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था। तो हुँ, वो आपने क्यों प्रिंट कर दी? ये तो मुल्क के खिलाफ है। मैंने कहा आप उसमें यहूदी को तो ले रहे हैं। हाँ, जो जो जिसको कहते हैं ना कि शीर और शक्कर है इंडिया के साथ, उसको तो जी, आप ले रहे हैं तो और फिर छुपा वो रहे हो जो उसको। बाद में सबूत भी मिल गया ना, उनका आपस में जो ताल्लुक था, वो भी पता चल गया हमें, और वो खुद भी तो बेचारे आजकल वो फिर ये ये तो हमारी हालात हैं कि हमें पता ही नहीं कि जो 2011 में यानी आज से कोई तकरीबन 11 साल पहले अमेरिका ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का मसला खड़ा हो सकता है। हमने क्या गौर किया? कुछ अब भी भी नहीं। आप किसी फॉरेन ऑफिस के साबिक को पूछें कि रिपोर्ट का नाम क्या है? हुँ, ठीक है उनको ना? कुछ भी टाइटल नहीं क्या है रिपोर्ट? उसको पता। हाँ, पता ही नहीं होगा कि कोई ऐसी रिपोर्ट भी थी। बस तो यही सर यही हम बात है, यही यही हमारी बदनसीबी है शोएब भाई। टाइम इग्नोरेंस बहुत हमारी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, और ये जो एक वो फ़ारसी में कहते हैं ना, कौमें फ़रोख्तंद व चे अर्ज़ां फ़रोख्तंद, कैसे-कैसे लोग हमने प्रोड्यूस किए हैं जो पाकिस्तान को ही बेच के फिर बाहर चले जाते हैं और अपनी-अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।